मीसाक मईशत की तजवीज़ अपोजिशन से आई, अपोजिशन ही अब पीछे हट रही है। चार्टर ऑफ इकॉनमी कौमी मफाद में है तो सियासी इख्तलाफात भुलाकर सबको आगे बढ़ना होगा। टैक्स की अहमियत से मुतालिक जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन, वज़ीर आज़म इमरान खान की मौशी टीम के साथ शिरकत। अवाम का पैसा अवाम पर खर्च करने की यकीन दहानी, एमनेस्टी स्कीम की मुद्दत में इजाफा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ इज एवरीवन। अच्छा, ये माइकल जैक्सन का हम थ्रिलर सुन रहे थे और सुबह सुबह बड़ी तैयारियां हो रही थी इधर माइकल जैक्सन को ट्रिब्यूट देने की, मून वॉक सीखे जा रहे थे, लेकिन उसके बाद अंदाजा हुआ कि नहीं, ये मुश्किल काम है, ये 15 मिनट में नहीं सीखी जा सकती। वन ऑफ आवर मेकअप आर्टिस्ट, उनको बड़ी ज़बरदस्त आती है। He does a fine job. तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला भाई मैं आपको सिखा देता हूँ, लेकिन अब्दुल्ला भाई ने 1 मिनट तो कोशिश की, उसके बाद नहीं, हमने कहा हम बैठ के ट्रिब्यूट दे देंगे। फिर अब्दुल्ला भाई ने कहा नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है, हम बैठ के ट्रिब्यूट दे देंगे, हम बैठ के ही देंगे यार ट्रिब्यूट। लेकिन उससे पहले और भी हमारी टॉप स्टोरीज हैं और बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं मुल्क में जिनसे आपको आगाह करना है। जैसे कि आपको बताएं कि मीसाक मईशत की बात अपोजिशन की जानिब से सामने आई और अब अपोजिशन के रहनुमा ही पीछे हट रहे हैं। और अगर ये कदम पाकिस्तान के लिए भला है तो मेरा ख्याल है कि देर किस बात की है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। सबको आगे बढ़ना चाहिए। मीसाक मईशत की बहस इस वक्त अहम हुई है, उस वक्त अहम हुई है जब मरियम नवाज ने खुलकर इस तजवीज़ की मुखालफत की। ज़रा सुन लें। मीसाक मईशत जो है वो मजाक मईशत है मेरा ख्याल है, और जिस शख्स ने मईशत का बेड़ा गर्क किया, जिस शख्स ने पाकिस्तान को की मईशत को तबाह और बर्बाद किया, जो जाली तरीके से इक़्तिदार में आया, वोट चोरी करके इक़्तिदार में आया, जो चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया, आप उसके साथ किसी किस्म का ना कोई बातचीत करनी चाहिए, ना किसी किस्म का कोई मिसाक करना चाहिए। और ये तो आपने सुन लिया। साथ में आपको ये भी बता दें कि बाद में मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि इस हुकूमत से कोई भी बात करना बेफ़ायदा होगी, बेसूद होगी। हुकूमत तो जाली है, हुकूमत तो नाजायज है, हुकूमत तो खराई है। इस हुकूमत को तो हम जिम्मेदार समझ रहे हैं, जो इस मुल्क की मईशत को तबाह करने की जिम्मेदार है। वो मईशत के हवाले से कोई नया मिसाक देने की कोशिश में है, तो सलाहियत से आ रही है। ये चीजें इस मुल्क में नया इलेक्शन कराओ, मुनसिफाना इलेक्शन कराओ। बिलावल भुट्टो जरदारी भी पीटीआई हुकूमत से बातचीत के खिलाफ हैं, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली अब मीसाक मईशत की तजवीज़ पर सरगर्म हो गए। देखिए, मैंने तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो असम्बली के फ्लोर पे तकरीर की थी और मैंने उससे पूछा कि क्या अब भी आपका ये ऑफर मौजूद है, तो उन्होंने कहा, तो उस ऑफर को सामने रखते हुए मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात की। गवर्नमेंट और अपोजिशन से रिक्वेस्ट होगी कि वो इस इशू पे कम से कम एक पेज पे आएँ। गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट की है और अपोजिशन ने भी ऑफर दी थी। मुझे उम्मीद है उसके ऊपर जो है ना वो आपस में बैठ के कोई लाहमल पे करेंगे। स्पीकर साहब की गुफ्तगू तो आपने सुन ली। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अपोजिशन ने ही मीसाक मईशत का शोशा छोड़ा। जब मुस्बत जवाब मिला तो अब अपोजिशन ही इसके खिलाफ हो गई है। अगर मीसाक मईशत मुल्क कौम के मफाद में है तो सियासी इख्तलाफ कोई मानी नहीं रखता, और अगर ये मश्क ऐसी ही फजूल थी तो हुकूमत को पेशकश ही क्यों की गई थी, ये अहम सवाल है। इसी पे जान लेते हैं अपोजिशन का ही सबसे पहले तो मौक़िफ़ लेते हैं कि जब बात की गई थी, बात शुरू की गई थी, तो फिर उससे बैक ऑफ क्यों किया जा रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया जुबैर साहब। मुस्लिम लीग नून की को हुकूमत से लाख इख्तलाफात सही, लेकिन हम सब की बात करते हैं जब पाकिस्तान की बात आती है तो सबको मिलकर एक साथ इकट्ठे खड़े होना होगा। लेकिन चार्टर ऑफ इकॉनमी पर इकट्ठे होना तो मुस्लिम लीग नून की अपनी पेशकश थी सर, अब पीछे हटना यू टर्न ही कहें फिर ऐसे हम उसको यू टर्न कहें या जो भी कहें, मेरा ख्याल है उसमें वो जो ऑफर थी चार्टर ऑफ इकॉनमी की, वो जाहिर सी बात है उसमें बहुत ही कंडीशंस अटैच हैं, और वो ये तो नहीं हो सकता कि जी हम अपनी तरफ से सब कुछ ऑफर करते रहें और उसके जवाब में वज़ीर आज़म ये कहें कि जी हम NRO नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है ऐसी सूरत हाल में तो कोई मईशत पर या किसी और चीज़ पर भी हम जाहिर है कोई भी कंडीशन कोई भी सपोर्ट नहीं दे सकते।
अच्छा ज़ुबैर साहब, ये भी बताइएगा कि मिसाके मईशत के मामले पर मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ में बड़ा फ़र्क है, नज़र आता है कि काफ़ी डिफरेंसेस हैं दोनों के। यूँ तो ये पार्टी का ऑब्वियसली अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर इसे बुनियाद बनाकर अपोजिशन की दीगर जमातों से मुस्लिम लीग नून के फासले जो हैं वो पैदा हो जाते हैं, तो क्या ये नून लीग के लिए अच्छा होगा? नहीं जी, बिल्कुल कोई फासले पैदा नहीं होंगे। एक PMLN एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और हर पार्टी में लोगों का मौक़िफ़ होता है। शहबाज शरीफ सदर हैं पार्टी के और ज़ाहिर है उनका सबसे ज़्यादा वेट है, लेकिन उसके साथ दूसरे लोगों की भी राय है और इस पर ज़ाहिर है ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं इस वक्त जो मसाइल हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, उसमें बजट है। बजट के हवाले से शदीद इख्तिलाफात हैं हमारे और हम समझते हैं कि इस कंडीशन में बजट पास नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो अभी एक कमेटी बनी है प्रोब करने के लिए कर्जों के हवाले से, उस पर हमें शदीद इख्तिलाफात हैं। जो रेफरेंस फाइल हुआ है जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ, उस पर हमें शदीद इख्तिलाफ। तो नैब की कार्रवाइयों पर, विच हैंडलिंग पर जो जिस तरह से अपोजिशन को दबाया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मसाइल है और उस पे पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल यूनाइटेड है और हम शदीद मुखालफत करते रहेंगे। इससे भी ज़्यादा शदीद मुखालफत करेंगे। APC में जो भी फैसले होंगे उसकी रोशनी में फिर आगे कलाया मिलता है होगा। अच्छा ज़ुबैर साहब, आपने बहुत से मसाइल का तज़किरा कर दिया जिस पे आपकी पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपने कहा कि हम ऐसे ही सब कुछ ऑफ़र नहीं कर सकते, उसकी कुछ शराइत हैं। चार्टर ऑफ इकॉनमी की जिसकी बात हो रही थी, तो अगर हम आपसे पूछ लें कि मुस्लिम लीग नून अगर आज भी तैयार है हुकूमत के साथ मईशत की बहाली के लिए काम करने के लिए, तो क्या शराइत हैं? कैन यू लिस्ट अ फ्यू जो हम सुन सकें? और अगर ये शराइत हैं तो पार्लिमानी कमेटी बना दी जाए, एक बेहतर स्टार्ट हो सकता है। देखें, पहले तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मईशत में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आजकल के लिहाज से बजट है। सो अगर हुकूमत ने कोई ऐसी चीज़ करनी है जिससे उनको कोऑपरेशन चाहिए अपोजिशन की, तो पहले बजट पर तो नज़रसानी करें। जो बजट में 1500 बिलियन रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए हैं, जिसकी वजह से आवाम के लिए रहना जीना मुश्किल हो जाएगा, मसाइल पैदा हो जाएंगे, महंगाई पैदा हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है ऐसी सूरत हाल में हम किस बेसिस पर उनके साथ कोऑपरेशन करें? कोई कोऑपरेशन हो ही नहीं सकती है। वो बजट प्रपोजल्स वापस लें, वो पहला कदम होगा। फिर हम आगे देखेंगे कि ये हम आगे इनके साथ मिलकर चल सकते हैं या नहीं चल सकते। अच्छा जी, लॉट इज येट टू बी सीन। जी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद ज़ुबैर हमसे बात कर रहे थे और अब है कॉम्प्लिकेटेड, लिहाजा हम जरा मजीद समझने की कोशिश करते हैं और पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ लेते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा नफीसा शाह हमारे साथ है। नफीसा, मिसाके मईशत की पेशकश अपोजिशन की जानिब से ही सामने आई थी। इसका मकसद यही था कि हुकूमत के साथ मिलकर मईशत को बहाल किया जाए। बड़ा अच्छा इसका एक पैक था, एक पॉइंट था। अब अगर हुकूमत मान ही गई है तो क्या अपोजिशन पार्टियों का पीछे हटना मुनासिब बात है? देखिए, मैं PMLN के हवाले से नहीं कह सकती, वो ख़ुद अपने आप को इसी क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है तो पीपल्स पार्टी अभी तक उस स्टेटमेंट पर जो ज़रदारी साहब ने बात की है उस पर हम कायम हैं, लेकिन हमारे शराइत ये हैं कि माजी में पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो या आसिफ अली ज़रदारी साहब हों, दोनों ने हुकूमत के पहले ही जो फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल आया था उसमें ये ऑफ़र किए थे, लेकिन उस वक्त हुकूमत ने इसको सीरियसली नहीं लिया था। तो हम चाहते हैं कि ये बहुत अहम डॉक्यूमेंट है या ये एक बहुत अहम डायलॉग होने वाला है, तो बेहतर है कि वज़ीर आज़म ख़ुद अप्रोच करें हमारी पार्टी को, वो ख़ुद सीरियसनेस अपनी दिखाएं। चलें, अब तो सीरियसनेस दिखाई जा रही है अगर हुकूमत की तरफ से, तो मेरा ख्याल है कि इसका जवाब भी अच्छा होना चाहिए। शराइत का आपने भी तस्करा कर दिया। नफीसा शाह साहब, ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी चार्टर ऑफ इकॉनमी पर अगर एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपना ले तो क्या आप लोग दीगर जमातों को भी इस पेज पर लाने की कोशिश कर सकते हैं? ये जिम्मेदारी उठाने के लिए आप लोग तैयार हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी यकीनन एक ऐसी जमात है जो सबको इकट्ठा करती है, लेकिन इस वक्त पहले तो हुक्मरान जमात को सीरियसनेस दिखानी चाहिए और उसमें हमारी बजट के ऊपर फॉर इंस्टेंस हमारे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं
कि आवाम को आपने जो कर्ज़े आपने लिए, जो आप 10 माह में मिसमैनेजमेंट की, फाइनेंशियल मैं समझती हूँ कि हम कहते हैं कि इक्तिसादी वायलेंस किया है लोगों के साथ आपने, जो आपने रुपए के साथ जो ज़्यादती की है, पाकिस्तान का हमारा नेशनल करेंसी के साथ डॉलर को आपने इतना चढ़ा दिया, इतने सारे और इश्यूज़ हैं। हम चाहते हैं, हम देखेंगे कि बजट में इनका कैसा अप्रोच है, हमारी रिकमेंडेशंस को ये मानते हैं नहीं मानते, फाइनेंस बिल में हमारी रिकमेंडेशंस हैं उनको मानते हैं नहीं मानते, और ख़ुद कितनी सीरियसनेस दिखाते हैं। उसके बाद पीपल्स पार्टी आगे बढ़ेगी, लेकिन इस वक्त बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि वो कितनी सीरियसनेस दिखाते हैं इस इशू के ऊपर। अच्छा नफीसा, एक और फाइनल सवाल, हुकूमत पिछले 10 साल के कर्ज़ों की तफ्तीश करे या कुछ और? अगर सबका दामन साफ है तो इसमें घबराने की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। आपके ख्याल में क्या इस कमीशन की मुखालफत ठीक बात है? कोई माहिर हो, प्रोफेशनल हो, जो इस चीज़ को समझते हैं, जो मईशत को समझते हैं, अगर उसके हेड वो होते और उसमें एक गैर जानिबदार टीम होती तो हमारे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे। हम तो बड़े खुश होते, क्योंकि बगल में फिर भी इनकी आनी है, क्योंकि इन्होंने इस 10 माह में हैं और जो इसमें मुल्क को जो मुल्क के साथ इन्होंने किया है वो ज़रूर तारीख़ में ये लिखा जाएगा कि बदतरीन किस्म की गवर्नेंस उन्होंने दी है। तो हमें बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन उसका अगर आप चीफ नैब के चेयरमैन को बिठा दें, डिप्टी चेयरमैन को, तो आपका क्या मतलब है? एक तरफ आपने नैब बिठा दी है, दूसरी तरफ आपने ये एक अजीब व गरीब न तीतर है न बटेर है वो आपने एक चीज़ खड़ी कर दी है, और तीसरी तरफ आपके पास एक ये एसेट रिकवरी यूनिट, ये क्या जानवर है? ये क्या चीज़ है जिसके शहजाद अकबर साहब सिर्फ खाली पीली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं? मुझे बताएं 1 रुपया उन्होंने रिकवर किया, ये हुकूमत का कितना खर्च कराने जा रहा है? तो ये कितनी आप बनाएंगे ग्रुप्स जिसमें आपको खुद क्लैरिटी ना क्या है? ठीक है, बहुत शुक्रिया नफीसा शाह साहब हमारे साथ मौजूद थी। जो कर्ज़ों की बात की जा रही है और उसके लिए कमीशन जो बनाया गया है उस पर मुस्लिम लीग नून ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, पीपल्स पार्टी को भी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, लेकिन मेरा ख्याल है तहफ़्फ़ुज़ात इतने ऐसे कोई नहीं है जिनका कोई हल ना निकाला जा सके। एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन, अगर कुछ बातचीत चलती रहे, टॉक्स होती रहे, तो फिर कंसेंसस भी हो सकता है। अच्छा जी, टॉक से याद आया टिकटॉक। अच्छा, टिकटॉक से एक और चीज़ याद आई। वैसे तो मैं यही सोच रही थी, जब भी हम अपने पॉलिटिशियन से बात करते हैं, अपनी क्रिकेट के हालात देखते हैं, वैसे ही हालात जब इतने ख़ास नहीं होते देखते हैं तो दिल चाहता है एक जादू की छड़ी हो और बस इस तरह वॉन्ड चलाएं और चीज़ें बेहतर हो जाए। अच्छा जी, आप सोचोगे कि हम इधर क्यों आ गए? एक तो हमारा बड़ा ही दिल चाह रहा था कि हम जरा फिरें अपने सेट पे, और दूसरा ये कि हमने आपको एक बड़ी बहुत दिन हो गए थे हमें सैर किए हुए। नहीं, हम इसलिए आए क्योंकि आपको हमने एक बड़ी स्पेशल गेस्ट से मिलाना है। और एक चीज़ होती है कि जब आप किसी इवेंट पे जाएं, बच्चों का कोई मेले शेले हो, कोई पार्क वगैरह गए हो, तो फेस पेंटिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है ना, जैसे कि अभी मैंने पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर मेरे घर जो बच्चे आए हुए थे, एक उंगली की डिप ग्रीन रंग में, एक उंगली की वाइट रंग में, और दोनों तरफ लगा दिए थे। तो बट दैट इज नॉट रियली फेस पेंटिंग। फेस पेंटिंग बड़ा आर्ट बन चुका है, और अब तो ऐसे ऐसे फेस पेंट्स आ रहे हैं जिसमें आप 3D इल्यूजन, आप इस किस्म की चीज़ें कर सकते हैं कि चीज़ें आपके फेस पे, आपके बॉडी पे उभर के बाहर नज़र आ रही हूँ। तो यही हमने आपको पहले दिखाएं आपको। जनाब अनीका अहमद होंगी हमारे साथ कुछ ही लम्हों में, और ये उनकी कुछ तस्वीरें हैं जिनमें आप देख सकते हैं वो किस तरह से अपने चेहरे पर मुख्तलिफ चीज़ें बनाकर फेस पेंटिंग करती हैं। अब ये क्या मटेरियल्स इस्तेमाल करती हैं, क्या नहीं करती हैं, ये हम अनीका से पूछ लेते हैं। अनीका आ गई हैं। अनीका ने फाइनली हमें ज्वाइन कर लिया है। हम अनीका का इंतजार कर रहे थे। अनीका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अनीका इज अ स्टूडेंट ऑफ इकरा यूनिवर्सिटी, और जो कि 7 साल से इल्यूजन फेस पेंटिंग करेंगे। अपने वर्ड्स में बताएं अनीका, इल्यूजन फेस पेंटिंग क्या होता है? मैं कुछ भी जैसे कोई भी जानवर होता है या कोई फूल होता है, उसको बिल्कुल अपने फेस पर वैसा ही एग्जैक्ट बनाती हूँ। 3D इफेक्ट्स देती हूँ उसको, बिल्कुल वो फेक नहीं लगता और ऐसा नहीं लगता जैसे वो कार्टूनिक नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ये जानवर और फूल करती हैं, या फिर वो जो आजकल गेटअप्स की जरूरत होती है, जैसे आधा मुंह जला हुआ है, या वो भी करती हूँ, या जख्म है, ये सारी चीजें भी करती हैं? वो भी करती हूँ, वो सब कुछ करती हूँ। सिर्फ आर्ट पूरा मुझे आता है, वो भी मैं करती हूँ, बट ये भी मैं साथ साथ करती हूँ क्योंकि पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, ये पहली बार हम देख रहे हैं। अच्छा, कुछ हम आपको एग्जाम्पल जरा ऑन द स्क्रीन भी दिखा रहे हैं। और
ये तो बिल्कुल लगता है अनीका कि वो जो दूसरा तो आप ही का फेस था ना, बिल्कुल वो लग रहा था कि जैसे आपने स्टिकर लगाया हुआ है ऑलमोस्ट फेस पे। अच्छा जी, क्यूरियोसिटी डेफिनेटली हमने आपकी जो है वो बिल्कुल जगा दी है एंड यू वांट टू नो कि क्या हो रहा है। तो अनीका आप हमारे लिए आज कुछ करेंगे? बिल्कुल करेंगी। अपने ही फेस पे करेंगी? नहीं, आप वॉलंटियर हैं, आप इधर बैठे, मैं मेरा ख्याल है कि इस सारी चीज का सोल्यूशन ये है कि आप खुद ही कर लें, क्योंकि आप अपने चेहरे पर करने की एक्सपर्ट हैं। हाँ। तो हम आपको टाइम देते हैं, लेकिन आप ये बता दें हमें कि आप बना क्या रहे हैं। मैं आई डोंट नो, अभी तक मैंने सोचा भी नहीं है, बस मैं बैठूंगी जब मैं बनाना स्टार्ट करूंगी। ये तो और भी देखिए, ये टैलेंटेड लोगों की ये भी बात होती है कि ऑन द स्पॉट जो है ना वो चीजें करते हैं, तो सोच के नहीं आएंगे क्या बनाने लगी है, हमें भी सरप्राइज देंगे और खुद को भी सरप्राइज देंगे। तो मेरा ख्याल है कि वी शैल सेट यू अप और यू शुड गेट स्टार्टेड। हम आपको करने देते हैं, इतनी देर हम एक दो खबरें करते हैं, फिर आपके पास वापस आएंगे, देखते हैं कि आप क्या कर रही हैं। ऑलराइट, दिस इज इंटरेस्टिंग। देखिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने पहले नहीं की हुई, तो आज हमारे लिए भी बड़ा एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। मैंने बड़ा कन्विंस करने की हुमा को कोशिश की। मेरा पेन ले आई हैं आप वापस? ले आई हूं, दूंगी नहीं आपको। आप जो हैं, मेरा पेन वापस नहीं। अच्छा, कि आप जो हैं ये वॉलंटियर हो जाएं इस फेस पेंटिंग के लिए, लेकिन चूंकि नहीं मानी इसलिए हमने सोचा कि अनीका मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों नहीं मानी, क्योंकि ऑलरेडी माशाल्लाह इतना पेंट हुआ है कि इस पे इल्यूजन मजीद मारने की क्या जरूरत है। मजीद की गुंजाइश नहीं मेरा ख्याल है। और ये जोक था और ये इस पे मैं ही हंस सकती हूँ, आपको हंसने की जरूरत ये जोक ही था। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और कल जबरदस्त हमने जी जियो न्यूज़ ने क्या ट्रांसमिशन किया है, कमाल। इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट एवरीवेयर। पाकिस्तान के लिए टैक्स दो, पाकिस्तान के लिए कर डालो। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में टैक्स निज़ाम में बेहतरी की बड़ी अहम तजावीज़ सामने आ गई हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद तजावीज़ और शिकायत सुनने के लिए सामने आ गए। अब बहैसियत कौम हमें भी आगे बढ़ना होगा। हामिद मीर के साथ जियो की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि यकीन दिलाता हूँ अवाम का टैक्स का पैसा उन पर ही खर्च होगा। अवाम सोचते हैं कि टैक्स नेट में आ गए तो तंग किया जाएगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि कोई इदारा लोगों को तंग नहीं करेगा। मैंने अपनी टीम को कहा भी हुआ है कि एक स्पेशल हेल्पलाइन दें कि कोई भी किसी को तंग करे उधर उसको उस पर कॉल करें। दूसरा, मेरे अपना जो पोर्टल है जो हमारा प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जिसमें सारे कोई भी कंप्लेन कर सकता है, उसके अंदर भी हम स्पेशल सेक्शन बना देंगे कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कॉल कर सकता है, क्योंकि हम इंशाल्लाह आपको किसी इदारे को तंग आपको नहीं करने देंगे। हाँ, वंडरफुल इज़ दैट। जो असल शिकायत थी ये जो ताजर बरादरी है, जो भी टैक्स ना दहिंदगान थे, उन्हें ये थी कि हम हिरासमेंट से डरते हैं, तो अब हिरास करने का तो कोई सीन है ही नहीं। वज़ीर आज़म ने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि स्कीम की मुद्दत में तोसी नहीं होगी, यानी सिर्फ 30 जून तक का टाइम है, इसमें तोसी नहीं की जा रही है, एक्सटेंशन नहीं की जनाब, वरना सब यही समझेंगे कि स्कीमें आती रहेंगी। तो इस मरतबा वो नहीं हो रहा कि डेट एक्सटेंड की जा रही है। इस मरतबा जो डेडलाइन है वो डेडलाइन है। हम चाहते हैं कि सारे अवेल करें इसको, ये जो हमारी स्कीम है। मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर लोगों को, मुझे कई मैसेजेस आए कि जी हमारे पास टाइम नहीं, डेट एक्सटेंड कर दें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप अभी रजिस्टर कर लें और कहें कि मैं बाद में किस्तों में दे दूंगा। ये आपको शबर बैठ के आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि हम तरीका आपके लिए आसानी पैदा करेंगे। लेकिन 30 से पहले रजिस्टर कर दें कि जी हमारे पास ये हम चीज़ करना चाहते हैं, इतनी देर में हम ये आपको बाकी किस्तें दे देंगे अगर हमारे पास आज कैश नहीं है। और भी बहुत सी बातें हुई, जैसे कि ट्रांसमिशन में बात करते हुए मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख का कहना था कि असासे ज़ाहिर करने के बाद टैक्स किस्तों में भी दिया जा सकता है। जो लोग ये शिकायत कर रहे हैं ना कि हमें वक्त नहीं मिल रहा है, उनके सामने मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इनफैक्ट इसी वजह से किस्तों का निज़ाम भी रखा गया है ताकि आपको, लेकिन आप डिक्लेरेशन तो कर लें ना। जहाँ तक डिक्लेरेशन का सवाल है जिसमें पैसों का इमीडिएट ट्रांसफ़र नहीं है, तो आप वो करें और उसके बाद आई गेस यू हैव द ऑप्शन। खुसूसी ट्रांसमिशन पाकिस्तान के लिए कर डालो में FPR के एजाजी चेयरमैन शब्बर जैदी और वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर के अलावा मुल्क भर से ताजर नुमाइंदों ने भी बराह रास्त शिरकत की और इसमें ज़ाहिर है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की शिरकत ने और इससे प्रोडक्टिव और ज़बरदस्त बना दिया। एब्सोल्युटली जी, अभी भी हम इस पर बात करेंगे मजीद, बिकॉज यकीनन लोगों को और समझने की ज़रूरत भी है। इक़्तिसादी मशावरती काउंसिल के रुकन आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब हमारे साथ हैं। सुलहरी साहब, ये बताइएगा सबसे पहले तो जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में जो बात सबसे बढ़कर सामने आई कि ताजिर और सनतकार टैक्स देना चाहते हैं, टैक्स नेट में आना
बढ़ना चाहते हैं, हुकूमत उन्हें मज़ीद सहूलतें देने के लिए भी तैयार है। आपकी नज़र में ये मामला तय पा जाएँ तो मुल्की मईशत को कितना फ़ायदा हो सकता है? मतलब इतना अगर एफर्ट हो रहा है टू ब्रिंग एवरीबडी इन द टैक्स नेट फोल्ड तो कितना फ़ायदा होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि खा पाकिस्तान हो या एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हो, अपनी मर्ज़ी से कोई भी टैक्स नहीं देना चाह रहा होता। और टैक्स ना देने की 2-3 वजूहत होती हैं। एक तो ये होती है जबकि हुकूमत और अवाम यानी टैक्स दहिंदगान और टैक्स इकट्ठे करने वाले अदारे इसमें एतमाद का फुकदान हो। और दूसरा होती है कि यहाँ पे टैक्स ना दे के आप इत्मीनान से अपने मामला कर सकें। यानी अगर आप इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड नहीं भी कर रहे, आप फाइलर नहीं भी हैं, आप टैक्स नहीं भी दे रहे, तो तब भी आप बिज़नेस एज यूजुअल चला पा रहे हो। इस वक्त जो हुकूमत की कोशिश है वो यकीनी तौर पे ये है कि एक तो इकॉनमी को डॉक्यूमेंट किया जाए और दूसरा जो एतमाद का रिश्ता है FBR में, हुकूमत में और टैक्स दहिंदगान में या वो लोग जिनको टैक्स नेट में होना चाहिए, वो एक बहाल करने की कोशिश की जा रही है। और मेरा ख्याल है कि उसमें शब्बर जैदी साहब जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। शब्बर जैदी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वो तमाम उम्र अपने क्लाइंट्स को उनको लूप होल्स का पता है, उनको पता है कि क्लाइंट टैक्स अवॉइडेंस किस तरह से करते हैं और उनको ये भी पता है कि उनको कहाँ से घेर के टैक्स नेट में लेके आना है। तो यकीनन इस वक्त ना तो आप इकॉनमी डॉक्यूमेंट किए बगैर रह सकते हैं और ना यानी टैक्स दिए बगैर कोई चारा नहीं है। और हुकूमत जो है अगर वो मुस्बत तरीके से टैक्स इकट्ठा करना चाह रही है और हुकूमत हर तरह की जो तसल्ली और यकीन दहानी दिला रही है सनतकारों और ताजरों को कि उनके साथ एक मुनासिब सलूक रवा रखा जाएगा और उनकी जायज़ शिकायत का अजाला किया जाएगा, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि ये जो टारगेट रखा गया था इस बजट में जिस पे काफ़ी लेदे हुई कि 5555 अरब रुपए कैसे इकट्ठे करेगी FBR, तो अगर 5555 नहीं तो मेरा ख्याल है 5000 अरब तो बड़े इकट्ठे होते नज़र आ रहे हैं मुझे। सुनहरी साहब, टैक्स एमनेस्टी स्कीम से मुतालिक कई खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात रिजर्वेशंस थीं जो हफीज़ शेख हमाद अज़हर और शब्बर ज़ैदी ने दूर कर दी है, लेकिन अब भी ये बात बाकी है कि टैक्स रिटर्न्स जमा कराना, फॉर्म भरना एक मुश्किल काम है, लॉग इन ID उसको संभाल के रखना, इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। आप यकीन मानिए हमारी बात कर लीजिए तो हमने भी किसी से हेल्प ली प्रोफेशनल से और उसके बाद हमने टैक्स रिटर्न जमा कराया। इंटरेस्टिंग है, ये सवाल भी हम आपसे कर रहे हैं क्योंकि कल ही हम ये बात कर रहे थे कि जब हमने लास्ट ईयर किया तो किसी को कोई पासवर्ड वगैरह याद है कि नहीं, बिकॉज एक्चुअली ये चीज़ वो नहीं है जो रोज़ इस्तेमाल में हो कि आपको याद भी रहे। तो आपकी नज़र में अगर इसे आसान बना दिया जाए तो इसके लिए इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा सर? देखिए, अगर आप अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन देखें रात वाली तो उसमें लोगों ने बड़ी जायज़ शिकवे शिकायत की कि ऑनलाइन पोर्टल या रिटर्न जमा करवाना वो कितना कॉम्प्लिकेटेड काम है, कितना मुश्किल काम है। और ऑब्वियसली जब आप डुप्लीकेशन ऑफ रिटर्न्स हैं, आपको कई रिटर्न जो हैं वो जमा करवाना पड़ती हैं। कारपोरेट क्लाइंट होने के नाते एक अपनी इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न, एक वफाक के लिए, एक सूबे के लिए, तो इन सारी चीज़ों को हार्मोनाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों को आसान बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वाकई चाहते हैं कि लोग जो हैं वो खुशदिली के साथ टैक्स नेट में आए और वो लोग जो कि सिर्फ इस वजह से टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाते कि टैक्स रिटर्न भरना एक मुश्किल काम है, शब्बर जैदी साहब को इसका नोटिस लेना होगा और बीइंग एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्सेशन के माहिर उनको टैक्स रिटर्न जो है उसको आसान बनाने में करना होगा। थैंक यू सुनहरी साहब। होपफुली ये टैक्स रिटर्न जमा कराने वाला सिलसिला है ना, इसको आसान बना दिया जाए, बहुत से लोगों को इससे फायदा होगा। अब तो बिल्कुल वन स्टॉप शॉप होना चाहिए। हम इधर हैं बाय द वे। अच्छा जी, अनीका को जल्दी से देख लें। ओह नाइस, अनीका ने अपना आधा मुंह जो है वो माथा तो कर लिया है, लेकिन आई थिंक इनको टाइम है। आप इजी होकर रिलैक्स होकर कर लें। मेरा ख्याल है कि हम एनिमेटेड कैरेक्टर की तरफ जा रहे हैं कुछ। नहीं, मैं एनिमेटेड नहीं जा रही, मैं बीच बना रही हूँ। क्या बीच साइड पूरा बीच। यस, ओह नाइस। ये माथे पे तो कुछ लहरें टाइप भी मुझे नजर आ रही हैं। बट एनीवे जी, अनीका को हम टाइम देंगे कि अभी वो और अच्छा सा इल्यूजन फेस पेंटिंग करें एंड वील सी यू इन जस्ट अ बिट। को पता है कि अनीका जो हैं वो इल्यूजन फेस पेंटिंग कर रही हैं और हमने ज़बरदस्त किस्म का काम कर रही हैं। आई लव द कलर्स। लेकिन कोई भी आर्टिस्टिक काम हो ना अब्दुल्ला, तो आपको पता है कि उसमें टाइम लगता है। यू कैन नॉट हरी इट अप, इसलिए हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम बिल्कुल अनीका को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अनीका कैरी ऑन। और मीनवाइल जब तक अनीका ये काम कर रही हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि दोबारा से रिमाइंड कराना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप में से बहुत से ने तो वोट कर दिया लेकिन बहुत से अभी रह गए हैं। तो 18वें लक्स स्टाइल अवार्ड्स की जनाब 9 कैटेगरीज में इस मरतबा व्यूअर्स चॉइस वोटिंग के तहत अवार्ड दिए जाएंगे। तो वो जो शिकवे शिकायत और बाद में जो रिव्यूज आते हैं ना, ये डिजर्विंग था और ये डिजर्विंग नहीं था, इस मरतबा चक्कर ही खत्म कर दिया है। आप जिसको पसंद करेंगे अवार्ड उसे मिलेगा। मेकिंग लिटरली आपके हाथ में डाल दिया, तो यू कैन डिसाइड। अब उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लॉग ऑन करना है टू द वेबसाइट www.luxstyle.pk
और उसमें आप जिसको वोट करना चाहते हैं उसको क्लिक करें। एंड वील कैच यू इन द सेकेंड आवर ऑफ जियो पाकिस्तान। और कुछ कवाली माहौल भी होने वाला। अच्छा जी, सबसे पहले तो वो जो आपकी टॉप स्टोरी थी अबाउट जिससे बड़े परेशान हैं कुछ मेरे बड़े ही परेशान, बल्कि वी हैड लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त डिस्कशन हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनके बीच में। एंड वुड यू बिलीव बड़ी डिवाइडेड किस्म के और मुझे बाद में पता लगा उनमें से भी बाज़ कुछ ख्वाहिशमंद हैं, तो जिन जिन की बेगमात देख रही हैं शो खुद समझ जाएं, जो इस प्रोग्राम से एसोसिएटेड है। हमारे जो टीम मेंबर्स आप लोगों को तो पता ही है, तो बड़े ख्वाहिशमंद हैं दूसरी शादी के, लेकिन इतना आसान नहीं है अब ये काम। जल्दी से आपको बताएं कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाज़त काफ़ी नहीं है। अब मसालहती काउंसिल की इजाज़त भी लाजमी होगी और ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले को कैद भी हो सकती है। तो ये सारे मेजर्स जो हैं ये लिए जा रहे हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। हाई कोर्ट ने कश्मीर के शहरी लियाकत अली मीर की बरियत के खिलाफ पहली बीवी की अपील पर समाअत की। लियाकत को 1 माह कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सज़ा भी सुना दी गई। फैसले में वाज़े किया गया है कि बीवी की इजाज़त के बावजूद मसालहती काउंसिल इनकार कर दे तो भी दूसरी शादी पर सजा होगी। एडिशनल सेशन जज मेरिट पर लियाकत अली मीर की दूसरी शादी केस का फैसला करें। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के मुताबिक इजाज़त के बगैर शादी करने वाले शख्स को सजा और जुर्माना होगा। 2013 में लियाकत अली ने बीवी और मसालहती काउंसिल की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी की थी, जिस पर मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने उसको सजा सुनाई थी। इसी में हम बात करते हैं, हमारे साथ फैमिली क़वानीन की माहिर होंगी मौजूद, हम राय लेंगे। और ये जो मेरिट की बात की जा रही है, ये मेरिट क्या है? कि आपने इस मेरिट का जिक्र कर दिया, बिकॉज सुबह से हम जरा स्पेकुलेशन कर रहे थे कि मेरिट क्या होता है। बिकॉज अगर दूसरी शादी का जब जिक्र हो तो बेसिक उसका मतलब यही होता है कि आप किसी को सहारा दें। और वो यूजुअली आप किसको सहारा दे रहे हैं? कोई बुजुर्ग हो या फिर कोई बेवा हो, बहुत सारे बच्चे हों, उनका कोई ठिकाना ना हो। तो इंटेंशन, नीयत जिसको कहा जाता है, वो यही है कि आप किसी को सहारा दे रहे हैं, ना कि आप कोई जवान कोई 16, 17, 18 साल की बीवी लेके आ रहे हैं। मतलब दैट निगेट्स द होल आइडिया बिहाइंड सेकंड मैरिज। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने पता करनी है। राहिमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। राहिमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम ये जानना चाहते हैं सबसे पहले तो कि पहली बीवी की इजाज़त के साथ साथ अब मसालहती कमीशन से भी इजाज़त लेना होगी। क्या तरीक़ाकार होगा? पूरे मुल्क में जो लोग हमें देख रहे हैं, मसालहती कमीशन किसी पर्टिकुलर शहर में होगा या हर जगह उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे या कोई ख़त के ज़रिए इजाज़त ली जाएगी? हाउ वुड इट वर्क आउट? देखिए अब्दुल्ला, होता ये है बेसिकली कि जब भी कोई निकाह जो है वो रजिस्टर्ड होता है या निकाह होता है तो वो हमेशा उसकी जो कॉपी है वो निकाह ख्वान जो है वो रजिस्टर करता है यूनियन काउंसिल में। दैट इज़ द प्रोसीजर यूजली जब निकाह होता है। तो जब भी आप तलाक लेने जाते हैं या कोई भी और आपको परमिशन चाहिए होती है तो आप हमेशा आर्बिट्रेशन काउंसिल में या कंसर्न जो आपकी यूनियन काउंसिल होती है वहाँ पे एप्लीकेशन देते हैं। इसी तरह से देयर हैज़ ऑलवेज बीन लॉ इन फील्ड बट सैडली इट इज़ नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज इट शुड हैव बीन। होता यह है कि अगर किसी भी मर्द को दूसरी शादी करनी है तो वो सबसे पहले एप्लीकेशन देता है बिफोर द आर्बिट्रेशन काउंसिल और द कंसर्न यूनियन काउंसिल कि जी मुझे शादी करनी है और इन रीज़न्स की वजह से शादी करनी है। आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो नोटिस इशू करती है बीवी को और मियाँ को, और दोनों को सुना जाता है कि जी क्यों आपने शादी, मर्द से पूछा जाता है जी आप क्यों दूसरी शादी करना चाहते हैं और वजूहात हैं जिसकी वजह से आप शादी करना चाहते हैं। ठीक है, वन ऑफ द रीज़न कैन बी के शी कैन नॉट हैव किड्स और शी इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ मी वेल, मैं इसलिए दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तो मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। उसके बाद आर्बिट्रेशन काउंसिल अपना फ़ैसला सुनाती है कि जी आइदर ये बंदा जो है ये इसको इजाज़त हम देते हैं शादी की या नहीं देते। रिसेंटली देयर हैज़ बीन अ जजमेंट ऑफ जस्टिस अथर मिनल्ला जो मंडे को डिलीवर हुई है, जिसमें उन्होंने मैंडेटरी ये करार दे दिया है कि जी आर्बिट्रेशन काउंसिल की परमिशन ज़रूरी है, no matter even if you have taken permission from the first wife as well. सो इस तरह से ये इम्प्लीमेंट भी होगा प्रॉपर्ली हमारे माशरे में, और इस तरह से जो है आर्बिट्रेशन काउंसिल हर जगह मौजूद है। जी रहमा, 2-3 सवाल बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन 2-3 सवाल आ रहे हैं दिमाग में। जैसे कि एक बात तो ये काउंसिल जिसकी बात हो रही है, आर्बिट्रेशन काउंसिल, मसालहती काउंसिल, मतलब देहात, गाँव, कहीं और दूर दराज में अगर कोई दूसरी शादी करना चाहता है, हाउ आर दे गोइंग टू रीच, या फिर ये यहाँ जाके बात करें, मतलब वो ये वर्कआउट कैसे करेगा? पहली बात तो ये है। दूसरा, मेरिट पे बड़े सवाल उठ रहे हैं कि ये मेरिट होता क्या है? व्हाट इज द मेरिट कि आपको इजाजत है शादी करने की और आपको नहीं है?
देखो हुआ बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि आर्बिट्रेशन काउंसिल, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन आर्बिट्रेशन काउंसिल। हर देहातों में हर जगह यूनियन काउंसिल मौजूद होती है, सही है, हर एक देहात की एक यूनियन काउंसिल होती है। सो आर्बिट्रेशन काउंसिल स्लैश यूनियन काउंसिल, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट के जी आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है यस यूसी को हम मसालती कमेटी कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये तो बात एक आपने जवाब दे दिया। और दूसरा मेरिट का बता दें कि ये हमारे जो हमने बताया है अभी, जितनी समझ हमें आई है उसमें यही है कि बात अगर मेरिट पे नहीं पहुंच रही तो इजाज़त नहीं मिलेगी, और अगर मेरिट पे आती है तो क्या कोई क्लॉजेस लिखे हुए हैं जैसे कि 5 या 10 या 12 कि जी ये चीज़ें फिट आती हैं तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं? देखिए मेरिट की जब बात आती है ना, दे कैन बी सेवरल रीजंस। एक तो सबसे पहले मैंने वजह जो बताई वो ये है कि जी बच्चे नहीं हो सकते, ठीक है, औरत में कोई ख़राबी है, औरत में कोई मसला है जिसकी वजह से जो है वो इतने साल हो गए शादी में, इसलिए मुझे दूसरी शादी की इजाज़त चाहिए। वन ऑफ द रीजंस दैट कैन बी। सो एनी फर्दर दैट काइंड ऑफ अ रीज़न कि जी उसका बिहेवियर ठीक नहीं है। अब बिहेवियर में भी मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले ये होता है कि जी वो अपने माँ बाप के पास ही रहती है, मेरे पास रहती ही नहीं है, वो एज़ पर द इस्लामिक लॉ बीवी की हकूक़ जो है वो अदा नहीं करती है, इसलिए मुझे दूसरी शादी करनी है। सो देयर कैन बी several reasons for a man to apply for an arbitration council. The good thing about this is कि पहले बिल्कुल भी ये नहीं होता था। पहले इजाज़त लेना बीवी से क्या, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई यहाँ पे तो आर्बिट्रेशन काउंसिल से कोई इजाज़त नहीं लेता, ना यूनियन काउंसिल से इजाज़त लेते हैं। बट बाय द वर्च्यू ऑफ द जजमेंट दैट हैज़ बीन डिलीवर्ड yesterday by Justice Athar Manilla, it has become mandatory now that every person asking or want to get married to has to take permission from the arbitration council. हमारी रहमा एक बड़ा आम ट्रेंड है छुप कर दूसरी शादी करना। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। कोई ना बीवी को बताता है, ना घर वालों को पता होता है, किसी को नहीं पता होता। अब किसी बीवी को या पता तो लग ही जाता है, साल 2 साल 6 महीने बाद पता लग गया कि मेरे मियाँ ने दूसरी शादी की हुई है। वो क्या कर सकती है, वो कहाँ जा सकती है, वो इस बेसिस पर यूसी जाएगी, अदालत जाएगी? व्हाट आर हर ऑप्शंस नाउ? ऑप्शंस ये होते हैं कि आप जो है, जैसे इस केस में जो कल बेसिकली जिसकी जजमेंट डिलीवर हुई है उसमें यही हुआ था कि बीवी को पता लगा था कि द फर्स्ट मैरिज वाज डन इन 2011 बाय द ताकत मीर हु इज़ अ कश्मीरी सिटीज़न। देन द सेकंड मैरिज बाय हिम वाज डन इन 2013। उसमें भी यही हुआ था कि बीवी ने जो है वो एप्लीकेशन बिफोर द मजिस्ट्रेट फ़ाइल की थी, और उसमें उसने ये बोला था कि जी सज़ा दें आप इस बंदे को, क्योंकि इसने जो है वो छुपाए रखा और इसने 2013 में फिर शादी की। जो मैक्सिमम सज़ा है जो इस जजमेंट में भी आई है वो है 1 month जेल टाइम एंड 5,000 फ़ाइन। जो बंदा जो है छुप के शादी करेगा और बगैर बताएगा नहीं बीवी को। अच्छा राइमा, ये बिल्कुल आई विल लेट यू कंटिन्यू कि आप क्या कह रही हैं, लेकिन साथ साथ ज़रूर आप ये बता दें कि ये 1 महीना गुजर गया, 5,000 जुर्माना भी दे दिया, व्हाट नेक्स्ट? मतलब वो निकाह बरकरार है पहली बीवी के लिए, वो सज़ा कि भाई 1 महीने में तो फारग ही हो गया और उसने दूसरी शादी भी कर ली है, हाउ डज दैट वर्क आउट? That is what I was coming to. देखो there is nothing in law, neither in Sharia, that this if you have done a second marriage, अगर आपने पहली बीवी ने कंप्लेन किया so it becomes null and void. There is nothing in law, neither in Sharia. आपको ठीक है सज़ा हो जाती है, आप फ़ाइन भी दे देते हैं, लेकिन आपका निकाह इंटैक्ट रहता है। आप दूसरी से क्या, आप तीसरी शादी करें, आप चौथी शादी करें, आपका निकाह नहीं ख़त्म होता, ठीक है। लेकिन ये बड़ी जरूरी चीज है कि किसी को नहीं रोक सकता बगैर छुपा के दूसरी शादी करने से। इस फाइन को तो दे वुड टेक इट इन स्ट्राइड में, पूछने की क्या जरूरत है, महीना ही गुजारना ना। व्हाट इज 5,000 रुपीज इन दिस डे एंड एज? ये तो बड़ा आसान किस्म का जरिया है टू गेट आउट ऑफ इट। देखिए क्या कहते हैं, सैडली द थिंग इज़ दैट कि वी हैव टू डू अमेंडमेंट इन मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस। इट इज़ ऑफ 1961 एंड इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 2019। अब एक एक्ट है हमारे पाकिस्तान में, तो हम वो पुराने ही एक्ट्स फॉलो कर रहे हैं जो ब्रिटिश ज़माने के। अब 1961 में तो ज़ाहिर है 5,000 वाज अ ह्यूज अमाउंट, बट नाउ आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम वी नीड अमेंडमेंट इन द स्टैट्यूट्स एज वेल, क्योंकि 2019 में 5,000 तो कुछ भी नहीं है,
ठीक है। तो फाइन्स में सैडली कोई अमेंडमेंट हुई नहीं है, ना कोई पार्लियामेंट में ये चीज़ आई है सामने कि इन चीज़ों में या इन एक्ट्स में जो है वो अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि कानून इतनी ही सज़ा देता है और इतना ही फ़ाइन लगाता है, तो द कोर्ट्स आर बाउंड टू फॉलो द स्टैट्यूट, दे कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। अच्छा, बहुत सी खवातीन हमें एक बस मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत सी खवातीन हमें सुन रही होंगी, ये ज़बानी कलामी इजाज़त काफ़ी होती है पहली बीवी से, या इसकी कोई बाकायदा रिटन इजाज़त लेनी होती है लॉ के तहत? नहीं, आपको रिटन इजाज़त लेनी होती है अब्दुल्ला के येस आई फलाना फलाना गिव परमिशन टू यू फॉर सेकंड मैरिज, बट नाउ दैट इज़ ऑल्सो नॉट इनफ। एज़ पर दिस जजमेंट देयर हैज़ ऑलवेज बीन लॉ कि जी अगर आपने बीवी से भी इजाज़त ले ली है, फिर भी आपको यूसी या आर्बिट्रेशन काउंसिल से इजाज़त लेना ज़रूरी है। सो सिर्फ बीवी, देखो अब्दुल्ला, वन थिंग दैट नीड्स टू बी बेयर इन माइंड दैट बीवी बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस में इजाज़त दे सकती है। फॉर एग्जांपल प्रेशराइजेशन ऑफ द इन लॉज, और प्रेशराइजेशन ऑफ द कि जी मैं तुम्हारे बच्चों को घर से निकाल दूंगा, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा अगर तुम मुझे ये लिख के नहीं दोगी। सो दैट इज समथिंग दैट आल्सो हैज टू बी सीन कि जी बीवी जो है मुख्तलिफ सर्कमस्टेंसेस में दुनिया को, मैं इसी पॉइंट को आगे लेके जाना चाहती हूँ। द फैक्ट कि वो बंदा दूसरी शादी करके महीने बाद 5,000 रुपए दे के वापस आ गया है, एंड ही नोज कि उसकी पहली बीवी ने उसकी शिकायत लगाई है, तो उसकी सिक्योरिटी, वो तो उस वक्त भी उसको फारग कर सकता है, वो उसके बच्चों को उसको घर से निकाल सकता है, उसकी भी एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि भाई अगर वो बता रही है आके इस काउंसिल में कि ये मेरे मियाँ ने किया है, तो इज देयर एनी सिक्योरिटी मेजर फॉर हर? देखो अगेन शी हैज़ टू अप्लाई टू कोर्ट्स हुमा, एंड शी नीड्स टू फाइल अ कंप्लेन दैट माई हस्बैंड इज़ हरासिंग मी और आई एम स्कैर्ड दैट ही माइट हरास मी, तो मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। बट हमारे मौसम में जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि पुलिस प्रोटेक्शन भी आपको कितने दिन आपको पुलिस प्रोटेक्शन देगी, ठीक है, let's be generic about that, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, then she has to live with her husband and in-laws, ठीक है। अगर हमारे माशरे में एक औरत कंप्लेन भी करेगी और ऐसा कुछ भी होता है, so the very first thing when he is going to come out of the imprisonment or when he is going to see कि जी हमारे यहाँ ईगो बहुत ज़्यादा होती है कि जी इसने मेरे खिलाफ ये कंप्लेन क्यों की, ज़्यादा ये देखा गया है कि वो ज़्यादा तलाक दे देता है, लेकिन या फिर फिजिकल टॉर्चर करेगा, बदले निकालेगा। राइमा, लास्टली या फिर फिजिकल, लास्टली आपसे जानना चाहते हैं कि यूसी ये जो यूसी के जो मेंबर्स हैं ये कौन लोग हैं, इस पे भी तो एतराज़ किया जा सकता है। इसको चैलेंज करना तो बड़ा आसान है कि भाई यूसी वाले कौन होते हैं मुझे इजाज़त देने वाले या ना देने वाले। देखिए यूसी वाले मेंबर बाकायदा कानून में लिखा हुआ है, वो आप जिस तरह हमारे इलेक्शंस होते हैं इसी तरह से वो भी यूनियन काउंसिल में अप्लाई करते हैं और वो भी उनका भी पूरा प्रोसीजर होता है आने का। बट सिंस योर पॉइंट ऑफ के जी यूसी मेंबर कभी कभी होता है जी यूसी रिश्तेदार है हस्बैंड का, ये भी बहुत देखा गया है, तो उसमें ये होता है कि यू हैव रेमेडी अंडर द लॉ, यू कैन फाइल अ रिट पिटिशन सेइंग दैट के आई डू नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन बिकॉज ही इज़ कज़न ऑफ माई हस्बैंड एंड ही विल बी बायस अगेंस्ट मी। तो वो भी तरीका है कि जी आप ये कह सकते हैं कि जी इसको हटा के किसी और चेयरमैन को लगा दें जो मेरी दरख्वास्त सुने। सो दे आर रेमेडीज़ इन लॉ, यू कैन अवेल दैम, बट द सैडली द इशू इज़ दैट कि हमारे यहाँ जो देहात है या ऐसी जगह हैं उनमें अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की, उनको पता नहीं है कि जी हमारे पास ये भी जी रहीमा, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव टुडे। यकीनन हमारे पास कोई बहुत से सवाल आएंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट इन टच विद यू अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया हमें एक्सप्लेन करने का, क्या हमारे जहन में आ रहे थे हमने कुछ जवाब लें लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लूप होल्स हैं कि और बड़े लूप होल्स हैं। सबसे बड़ा लूप होल तो यही कि अगर बीवी ने शिकायत लगा दी है तो उसका उसके साथ फिर क्या होगा, मतलब इनवेरिएबली वो उसको आके तो छोड़ ही देगा या फिर टॉर्चर करेगा या व्हाटएवर द सीन इज। एंड बिसाइड्स मुझे तो सबसे पहली प्रेमिस हु इज गोइंग टू आस्क दिस काउंसिल, मतलब वही बात है कि माना कि वो यूनियन काउंसिल्स वगैरह आर्बिट्रेरी काउंसिल बन जाएंगी आपके लिए, तो यू डोंट हैव टू गो टू फार। दीस काउंसिल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, जहां आप रजिस्टर कराते हैं। कब से बात कर, मुझे नहीं लगता इस किस्म की कोई चीज़ होनी चाहिए। अनीका हमारे साथ है। ओए अनीका, मैं जब मुड़ के आपको देखती हूँ तो आप और चीज़ें कर चुकी होती हैं। अनीका, क्या चल रहा है आपके फेस पे आजकल? मेरे फेस पे कुछ मालदीव्स चल रहे हैं। ओह, मालदीव्स पहुँच गई हैं आप, वेरी नाइस। तो ये शार्क्स बनाई हुई हैं, मैं रज़ीक चली जाऊँ अनीका के।
क्या हम लोग हम जा सकते हैं मेरा ख्याल है, तो इधर आ जाते हैं और जल्दी से अनीका का, बिकॉज मुझे वो दूर से शार्क्स नजर नहीं आ रही थी, दिखाई करीब से बहुत बुरी बन गई है एक। नहीं वेरी नाइस, और बड़ा आपने चांद भी निकाला है बीच में, डॉल्फिन सी लग रही है। हाँ, मैं क्या ये इधर रख सकती हूँ इफ यू डोंट माइंड, ताकि हम कैमरे में भी आपको दिखा दें। और मेरा ख्याल है कि क्लोजअप लें आप अनीका का, तो हम एक्चुअली फिर एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज गोइंग ऑन हर फेस। हाँ जी, ओके, अनीका का क्लोजअप हो रहा है। अनीका के माथे पे जो है वो हमें बड़े ठंड मौसम लग रहा है, क्योंकि आपने वो कलर जो है एक्वा बहुत अच्छे दिए हैं, और सनसेट चल रहा है चीक पे, कुछ डॉल्फिन्स कुछ शार्क्स जो हैं वो भी जंप मार रही हैं। एंड अनीका थोड़ा सा इधर टर्न कीजिएगा, ऑन योर राइट, थोड़ा सा इधर टर्न करें सो दैट वी कैन हैव अ लुक। एंड यस, अब आपको प्रॉपर्ली शार्क यहाँ पे जंप करती हुई नजर आएंगी। अच्छा अनीका, जल्दी से मुझे बता दें किन मौकों पे आप ज्यादा ये करना पसंद करती हैं, मतलब क्या वो ईद वगैरह? नहीं, ईद पे क्यों करेगी, क्या हो गया? मैं डेली बेसिस पे वैसे करती हूँ अपना फाइल के लिए ना, अपना आर्ट में डेली करती हूँ। अच्छा, ऑलराइट, तो ये बेसिकली दिस इज फॉर योर ओन। अच्छा, इंशाल्लाह अनीका, एक यहाँ पे हम आपसे वादा करते हैं कि जब हम इंशाल्लाह सेमीफाइनल में पहुंचे ना, तो हम आपसे फेस पेंट कराएंगे यहीं पे सेमीफाइनल मैच। नॉट दैट आई वांट टू बी अ डैम्पन और एनीथिंग, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप सफेद करा लीजिएगा, मैं हरा। मैं सफेद, मैं तो हुई सफेद। ओके जी, थैंक यू। और हम ले रहे हैं ब्रेक। थैंक यू अनीका, बाय द वे, ग्रेट जॉब दैट यू हैव डन, एंड दिस इज रियली डिफरेंट। तो लिहाजा अगर आप लोग भी करना चाहते हैं कोई इस किस्म की चीज़ है, इधर आ जाए ना हम लोगों के पास, और इधर आ जाए, लाइट इधर है, तो दिस इज द काइंड ऑफ आर्ट दैट यू कैन, इसको आप मजीद आगे भी लेके जा सकते हैं। आपने इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने देखा है कि मतलब आजकल लिटरली शक्लें बदल देते हैं, हॉरर आप मेकओवर्स में जा सकते हैं, आगे जॉब्स भी होती हैं इन चीज़ों में, शक्लें बदल देते हैं। या सो डू दैट, कीप एट इट, जो भी आप लोग करते हैं। कि हम फीडबैक पढ़ रहे हैं और कभी कभार ऐसे सवाल बीच में आ जाते हैं कि हम जरा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या, व्हाट डिड यू आस्क, बट एनीवे सभी प्यार करते हैं, इट्स ऑलराइट। सो हम आपको दोबारा से याद दहानी कराना चाहते हैं, हमारे पास ऐसे जबरदस्त मेहमान तो ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मुलाकात कराने से पहले वंस अगेन अ रिमाइंडर कि 18वें लक्स स्टाइल अवार्ड्स इस मरतबा हो रहे हैं, और इस मरतबा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि 9 कैटेगरीज में आप फैसला करेंगे, आपके वोट से अवार्ड दिया जाएगा। तो लिहाजा अब आप ये नहीं कह सकते भाई इसको क्यों मिला या उसको क्यों मिला या उसको मिलना चाहिए था, इट इज ऑल in your hands. तो लिहाजा all you have to do is log on to www.luxstyle.pk और इसमें बेस्ट मेल एक्टर, बेस्ट फीमेल एक्टर, बेस्ट सिंगर, सिंगर ऑफ द ईयर, ये सारे अवार्ड जो हैं इसमें शामिल हैं। आपको डिसाइड करें कि आप किसको चाहते हैं कि वो जीते। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लक्स स्टाइल अवार्ड्स, तो लक्स स्टाइल अवार्ड इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू एनकरेज यंगस्टर्स एज वेल। इसमें एक अवार्ड होता है बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट का, तो वो हमेशा हमने देखा है जो इमर्जिंग टैलेंट को लक्स रिकॉग्नाइज करता है ना, वो आगे जाकर बड़ा नाम कमाते हैं, और इसी तरह के कुछ नौजवान हमारे पास मौजूद हैं जो हैं हमजा अकरम कव्वाल एंड ब्रदर्स। तो हमजा अकरम तो ऑब्वियसली हमारे साथ हैं ही, और ब्रदर्स भी मौजूद हैं, तो ब्रदर्स का भी हम एक दफा दोबारा से तारुफ करा रहे हैं। हमजा इज सिटिंग ऑन माय राइट, और साथ बैठे हैं जी तैमूर अकरम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, और अब्दुल अकरम। तीनों भाई हैं और तीनों को लक्स स्टाइल अवार्ड भी मिल चुका है कोई 3 साल पहले बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट का, और क्या जबरदस्त टैलेंट है ये, बहुत ही पुराने एक कव्वाल घराने से इनका ताल्लुक है, 26 जनरेशन। आई कैन, मैं तो ऑनेस्टली जब इन लोगों ने बताया तो हम जरा पीछे गिनना स्टार्ट हो गए कि माशाल्लाह। इससे पहले हमारे पास पिछले हफ्ते अब्बू मोहम्मद और फरीदा यास साहब के जो साहबजादे आए हुए थे, वो 28th जनरेशन थे। We are the one family। हाँ, अब you are the one family। कौन लोग थे जो तनकीद कर रहे हैं? हम जितने 4 बॉयज बैठे हुए हैं सब ये कह रहे हैं कि भाई हम इंशाल्लाह सेमीफाइनल तक जाएंगे। आपको पता, पहले तो बता दूं, हमजा अकरम कव्वाल एंड ब्रदर्स हमारे साथ हैं, बड़ी जबरदस्त इनकी आवाजें हैं, पूरा जो हमारा स्टूडियो है ना गूंज रहा है इनकी आवाजों से। तो मैंने गलती से पूछ लिया कि भाई क्रिकेट देखते हैं और क्या लगता है आगे क्या, तो इनका तो कहना है जैसे हम फाइनल तक पहुंच गए हैं। आई लव द पॉजिटिविटी, बट देयर इज अ थिंग कॉल्ड रियलिटी। मेरी बात सुने, एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि हमारी टीम अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन एट द सेम टाइम जो इंडिया वाला मैच हुआ था ना, उसने हमारे दिल तोड़ दिए थे, और एक हार के बाद धज्जियां उड़ा देना और एक मैच जीतने पर आसमान पर पहुंचा देना, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को क्रिकेटर से ज्यादा अवामी रवैये ने नुकसान पहुंचाया। हम आज ये एनालाइज करना चाहते हैं। पहले भी टीमें हारी हैं, पहले अगर ये चीज़ें होती तो शायद लोगों को अंदाज़ा होता कि कितना हर्ट करती हैं ये सारी चीज़ें। अब सोशल मीडिया है तो जिसका जो भी दिल चाहता है वो कुछ भी लिख देता है, कर देता है। इंसिडेंट हो रहे हैं लड़कों के साथ, इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जाहिर सी बात है साइकोलॉजी की चीज़ें पे लड़कों पे इफ़ेक्ट पड़ती हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जाहिर सी बात है जो लोग देखते हैं, जो सुनते हैं, लोग वही करते हैं। ऑब्वियसली लोगों को पता होता है कि क्रिकेट होती है, लोग तो एक आध दिन भूल जाते हैं, लेकिन चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं, तो उससे इफ़ेक्ट जो है वो लड़कों पर पड़ता है और फिर इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं।
आई फील रियली बैड। मुझे इतना अफसोस हुआ है कि इंसानों को इंक्लूडिंग आमिर को ट्विटर पे मतलब ट्वीट करके रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि प्लीज़ गालियाँ तो ना दें, मतलब यू कैन डिसएग्री विद आवर प्ले लेकिन डोंट बी अब्यूसिव। और क्रिंज करता है बंदा कि यही लोग जिनको हम सर पे बिठा लेते हैं और उसके बाद जब आप गिराते हैं तो फिर देखते नहीं है कि कर क्या रहे हैं। टेस्ट क्रिकेटर ज़हीर अब्बास टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया ज़हीर अब्बास साहब। ज़हीर अब्बास साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक मैच हारती है तो हमने देखा क्या होता है, लोग सिलेक्शन कमेटी बोर्ड खिलाड़ियों को फारिग करने का मुतालबा करने लगते हैं। यही टीम एक मैच जीत जाए तो सर आंखों पर बिठाते हैं। इस तरह का शदीद जो एक्सट्रीम रिएक्शंस हैं, ये किस तरह से इफेक्ट करता है प्लेयर्स को? ये देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुराने ज़माने से ये रीत चली आ रही है। बहरहाल सिलेक्शन कमेटी ने बहुत सी गलतियां भी की हैं, ऐसी बात नहीं है, और फिर वो ले भी आते हैं, गलतियां भी करते हैं, फिर ले आते हैं, यानी लोगों को, प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं। जब तक कि आप प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, लोगों की परफॉर्मेंस, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ऊंची नीची चलेगी। लिहाजा जब आप एक चीज़ सोच लेते हैं कि अब 5 साल के बाद वर्ल्ड कप आ रहा है तो उसको उसी तरह से तैयारियां करनी चाहिए। ये नहीं कभी कोई काफ़ी पुराने प्लेयर खेलते हैं, कभी कोई यंग खेलते हैं, यंग भी वो खेलते हैं जो PSL में खेले होते हैं। PSL जो है वो एक्चुअली आप इतने बड़े टेस्ट, जब आप ODIs खेलते हैं तो उसके लिए भी आपको एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए होता है। तो हम काफ़ी से लड़के जो हैं वो ऐसे भी लाए हैं जो एक्सपीरियंस भी नहीं है, और बाज़ कुछ ऐसे ले आए हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खेल रहे हैं। लिहाजा टीम की परफॉर्मेंस पे तो ऊंच नीच। शुक्रिया आपका ज़हीर अब्बास साहब, और डेफिनेटली और अपनी राय भी देंगे। अभी हमारे पास चूंकि मेहमान बैठे हैं और टाइम बड़ा कम है, तो हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि ये कव्वाल तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा एजुकेशन नहीं छोड़ी, वो परसू किया, एजुकेशन भी साथ साथ रही, और क्या लेगेसी को भी बड़े रिस्पेक्टफुली आगे लेके चले। वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के अंदर मैंने ग्रेजुएट किया, और वो इसीलिए कि इस काम को और तरीके से बढ़ाया जाए। फिर बहुत मज़ा आया, अब मज़ा आता है। अभी रिसेंटली मैंने शिकागो में एक शो किया, उस शो का नाम था ब्लू ग्रास कवाली। ब्लू ग्रास म्यूजिशियंस के साथ कवाली कोलैबोरेट की, तो मज़ा आता है उनसे, उनकी ज़बान में उनकी कोलैबोरेशन